हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 13 मई 2021 का इनसाइट करंट अफेयर पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला टॉपिक क्या है, ये सब तो हम अंदर देख ही लेंगे। तो पहला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से है। तो सरकारी नीतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न जो विषय होते हैं। ठीक है, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है, इसके बारे में बच्चों की देखभाल और संरक्षण, जो बच्चे मतलब कोरोना में जो जिनके माँ बाप मतलब जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लेने के लिए जो सोशल मीडिया पे मीडिया ने जो पोस्ट किया था ना, उसको जो है गैर कानूनी मतलब बोला गया। ठीक है, तो हाल ही में जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कोरोना 19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने की जो अपील करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट है वो क्या है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो इसके तहत जो कार्यकर्ता उन्होंने आग्रह किया कि इस प्रकार विज्ञापन और जो पोस्ट हैं वो किशोर न्याय अधिनियम 2015 जे एक्ट जो जिसे बोला जाता है, इसकी धारा 80 और 81 के तहत क्या है, गैर कानूनी पूर्ण है। तो इसके अंतर्गत क्या गया है, जो जे एक्ट है उसकी जो उपरोक्त धारा है जिसमें अधिनियम के तहत जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके अलावा अगर किसी अन्य प्रकार से बच्चे को गोद लिया जाता है तो इसमें क्या है, ये देने संबंधी प्रस्तावों को जो है प्रतिबंधित करता है। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे की बिक्री और खरीद पर भी जो है रोक लगाई जाती है। उसके अलावा अधिनियम में जो है इस प्रकार के कृत्यों के लिए 3 से 5 साल की जेल भी हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिए जाने का प्रावधान करता है। ठीक है, मतलब बच्चे जो हैं जैसे किसी की अगर किसी को आप गोद ले लेते हो तो मान लीजिए उसके जो माँ बाप की जो संपत्ति होगी है ना, तो उसके लालच में भी गोद ले सकते हैं। इसकी वजह से जो है अब ऐसा कहा गया कि ये सब गैर कानूनी है। तो उसके मतलब जो और भी गार्जियंस होंगे, चाचा चाची या और कोई रिश्तेदार होगा, पहले वो देखेंगे, या फिर जो उसके अलावा अगर कोई नहीं है तो राज्य जो है उसका मतलब एक तरह से अभिभावक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो अनाथ हो चुके जो बच्चे उसके संदर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है क्या, तो ये 4 प्रक्रिया हैं जिसके अंतर्गत बच्चे को जो है गोद लिया जाता है। तो सबसे पहले चाइल्ड लाइन 1098 जिला बाल कल्याण समिति। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है डिस्ट्रिक्ट की। उसके अलावा जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी है और बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग की जो हेल्पलाइन है। ठीक है, तो इसके बाद जो CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसे जो है बच्चे का आकलन करेगी और उसे तत्काल ही जो विशेष दत्तक ग्रहण है, ऐसी एजेंसी को देखरेख में जो है उसको रखेगी। जब किसी बच्चे का कोई परिवार नहीं होता तो राज्य उसका क्या होता है, अभिभावक होता है। ठीक है, बच्चे की देखभाल हेतु जो अन्य प्रावधान उपलब्ध विकल्प हैं, तो गोद लेना कई विकल्पों में से जो है मात्र एक विकल्प है। ठीक है, इसका एकमात्र विकल्प नहीं है, मतलब ये एक तरह ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर अनाथ बच्चा है तो सिर्फ एकमात्र विकल्प है कि गोद ले लिया जाए। ठीक है, और भी कई विकल्प हैं ऐसे। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए उनके चाचा चाची, अन्य कोई निकट संबंधी भी हो सकता है। उसके अलावा बच्चे अपने स्वयं के परिवार के साथ संपर्क करने और अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसमें भी रहने की मांग कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा बड़ा है तो अपने इंडिविजुअल खुद भी वो जो है अपनी देख-रेख कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित बच्चे के जो अधिकार हैं, उसकी रक्षा करना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर समय की मांग देखें तो जो रिश्तेदार द्वारा देखभाल उपलब्ध कराए जाने पर ध्यान केंद्रित करने का है। ठीक है, मतलब जो रिश्तेदार है वो उसे जो है अडॉप्ट कर लें। तो महिला एवं जो बाल विकास मंत्रालय है और जो सभी संबंधित राज्य विभाग हैं उनको तत्काल ही जो रिश्तेदार हैं वो देखभाल कार्यक्रम जो किनशिप केयर प्रोग्राम है उसको शुरू कर देना चाहिए और इसे जे अधिनियम के तहत फोस्टर केयर प्रोविज़न जो है उसका हिस्सा बनाना चाहिए। ठीक है, तो जे एक्ट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो विधि का जो अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले जो बालक और देखरेख और संरक्षण की जो आवश्यकता है, ऐसे बालकों को संबंधित मामलों का एक व्यापक रूप से जो है समाधान करना। ठीक है, अधिनियम के तहत जो प्रत्येक जिला है उसमें किशोर न्याय बोर्डों, बाल कल्याण समितियों, ये स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, इन संस्थानों में कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा इसके तहत जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, CARA, इसको एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मतलब कानूनी जो वो है निकाय वो है ये। ठीक है, जिससे यह प्राधिकरण अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होगा। तो इस अधिनियम में जो बच्चे होंगे उनके खिलाफ होने वाला कोई अ, अपराध है, जैसे अवैध रूप से गोद ले लिया किसी ने, आतंकवादी समूह द्वारा बालकों का उपयोग किया जा रहा है ना, या फिर विकलांग बच्चे के खिलाफ कोई अपराध है जो किसी अन्य कानून के तहत पर्याप्त रूप से आच्छादित नहीं है, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसके अलावा राज्य सरकार जो स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित होने वाले सभी जो बाल देखभाल संस्थान हैं उनके लिए कानून के जो प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से जो है पंजीकृत होना आवश्यक होगा। ठीक है,
देखिए उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, जीएस पेपर 2 से स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो टीकाकरण में हिचकिचाहट, वैक्सीनेशन जो हेजिटेशन है, मतलब जो आदिवासी जो समूह है तो उनके लिए ये जो है स्टार्ट किया गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण और दूर दराज के जो जिला के अधिकारी हैं वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जो ग्रामीण है उनके टीकाकरण कराने से जो है वैक्सीन हेजिटेंसी उसको दूर करने के लिए एक रणनीति के रूप में अन्य लोगों के साथ आदिवासी कार्यकर्ताओं को भी शामिल कर लिया। मतलब काफ़ी अच्छा आइडिया कि आदिवासी के जो लोग हैं उन्हीं को अपने कार्यकर्ता में शामिल कर लिया। ठीक है, वो उनसे जो वहाँ के लोग हैं उनसे कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आजकल जो लोग सही जानकारी की तुलना में जो मिथ्या या भ्रामक जो खबरें होती है, फेक न्यूज़ होती है, उस पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। ये मानते हैं कि जो यह वैक्सीन या तो उन्हें मार डालेगी या उन्हें नपुंसक बना देगी। ठीक है, मतलब जो जैसे घरेलू नुस्खे नहीं होते, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने नाक में नींबू डाल लिया, उसको कोरोना था तो वो मतलब कोरोना से ठीक हुआ था तो वो मर गया, है ना। तो इस टाइप से जो मिथ्या और जो फेक न्यूज़ है वो ज़्यादा मतलब लोग इसके पीछे जो है भाग रहे हैं। ठीक है, इस संबंध में की जा रही जो कार्रवाई है, तो प्रशासन जो पोस्टर और लोकगीत हैं, मतलब जो लोकगीत होते हैं ना वहाँ के जो आदिवासी होंगे उनके लोकगीत होंगे, तो उनके जरिए जो है ग्रामीण और आदिवासी आबादी को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गांव के जो पंच और अन्य ग्राम प्रतिनिधि हैं उनके लिए उनके परिवार टीकाकरण करना अनिवार्य है। जो वहाँ के पंच होंगे ना और जो ग्राम प्रतिनिधि होंगे उनका और उनके परिवार का मतलब ये किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, ताकि उन्हीं को देख के वहाँ के लोग मोटिवेट होंगे कि हमें भी जो है लगवाना चाहिए टीका, है ना। तो इस टाइप से देखिए ये जो एग्जाम्पल है वो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट होते हैं उनसे पूछे जाते हैं, है ना, कि आप वहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे आग लग गई हो कहीं पे, इस टाइप के तो आप कैसे कार्य करेंगे। जैसे अब ये यहाँ पे लोकगीत और पोस्टर और इन सब से मतलब प्रचार करके अच्छे से उसको उनको समझाया जा रहा है ना। तो इसी तरह सभी नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों का जो टीकाकरण कराना है वो अनिवार्य कर दिया गया है। टीकाकरण की जो हिचकिचाहट है संकट में पीढ़ी। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ने जो टीकाकरण है उसमें हिचकिचाहट जो है उसको क्या कहा है, टीकाकरण सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद टीके की जो स्वीकृति में देरी या मनाही के रूप में इसे परिभाषित किया है। तो टीकाकरण में हिचकिचाहट को वैश्विक स्वास्थ्य ने इस वर्ष घोषित जो 10 खतरे उसमें शामिल कर दिया है। मतलब अगर आप टीकाकरण नहीं करवा रहे तो ये एक तरह से 10 खतरे जो होते हैं उसमें उसको शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा संबंधित चिंताएं क्या है, तो जो महामारी के खिलाफ लड़ाई है उसमें जो वैक्सीन जो चिकित्सीय साधन उसके आवश्यक हथियारों में से एक है वैक्सीन, है ना। तो टीका लगवाने में किसी भी तरह की जो हिचकिचाहट है या महामारी को नियंत्रित करने के प्रयास है उस पर नेगेटिव इफेक्ट जो है डाल सकती है। एक झिझक के पीछे के कारणों का उचित समाधान हो, तो समय की मांग क्या है, जो आप हिचकिचा रहे हैं उसके पीछे उचित समाधान का कारण हो। मतलब पूछा जाए बैठा के, जैसे पंचायत वगैरह करके, तो लोगों को इकट्ठा करके पूछा जाए क्या प्रॉब्लम है, और वहाँ पे कोई भी जो डिप्लोमेट वगैरह होते हैं वो उनका सॉल्यूशन करें, इस टाइप से। तो जो दवा टीके हैं उनके निर्माण में शामिल विभिन्न जो प्रक्रिया है, नैदानिक परीक्षण डिज़ाइन है, जो उपचार के परीक्षण डिज़ाइन है, संचालन, निगरानी, विश्लेषण, रिपोर्टिंग, स्वीकृति होने से पहले होने वाली जो नियामक समीक्षा होगी उस पर विस्तार चर्चा करके जनता को विश्वास दिलाया जाए। ठीक है, इससे जनता नैदानिकी परीक्षणों के दौरान की जाने वाली जो कठोर प्रक्रियाओं और नियामक है उनके द्वारा किए जाने वाले अनुमोदन के बारे में जागरूक होगी। मतलब जनता को पहले ही पता होगा कि टीकाकरण हो रहा है तो कैसे हो रहा है, इसके क्या रिजल्ट है। अगर गांव के जैसे पंच लगवा लेंगे तो उनका रिजल्ट देख लेंगे अगले 1 महीने या 2 महीने में, है ना, कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके सारे जो मन में संशय होंगे वो दूर हो जाएंगे। अगला जीएस पेपर 3 से भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय। तो राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक सेल बैटरी भंडारण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल, एसीसी बैटरी जो स्टोरेज है, ठीक है, एसीसी। तो ये क्या करती है, जो विद्युत होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनको केमिकल फॉर्म में अपने अंदर जमा कर लेती है ना, और टाइम आने पे फिर उसका दोबारा विद्युत में चेंज करके उसे और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है अभी, तो मतलब आयातित है, तो उसके बारे में बात करी जा रही है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके द्वारा जो उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रीय उन्नत रासायनिक बैटरी जो भंडारण कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, इसको लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना का प्रस्ताव की जो भारित उद्योग मंत्रालय उसके द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत जो 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स, ये दो मतलब 50 गीगावाट आवर्स और 5 गीगावाट आवर्स, ये दो टाइप के जो है उन्नत रासायनिक सेल मतलब एसीसी एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2 तरह के सेल बनाए जाएंगे। योजना के बारे में देखें तो यह जो टेस्ला स्टाइल गीगा फैक्ट्रीज़ है, ठीक है, टेस्ला जो कार वाली है ना, वो
ऑटो बिना उसके ड्राइवर के जो कार मतलब जो प्रोवाइड करा रही है, उसके लिए बैटरी को निर्माण करने के लिए 18,100 करोड़ रुपए की उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना हैगी। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का सीधा निवेश आकर्षित करके कुल 50 गीगाहर्ट्ज़ आवर्स की जो एसीसी बैटरी है वो निर्माण सुविधा की स्थापना करने की योजना है। तो योजना के भाग के रूप में जो प्रत्येक चयनित जो एसीसी बैटरी भंडारण है उस निर्माता को कम से कम 5 गीगाहर्ट्ज़ आवर्स उसकी निर्माण सुविधा स्थापित करना होगा। ठीक है, मिनिमम मतलब 5 का, और 50 सालों के भीतर 60% जो है घरेलू मूल्य जो संवर्धन है, ठीक है, उसको अर्जित करना होगा। एसीसी बैटरी है क्या? तो एसीसी जो है उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकी की एक नई पीढ़ी है जिसके तहत जो बिजली होती है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल या रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जाता है तथा ज़रूरत पड़ने पर फिर से उसे विद्युत में कन्वर्ट करके यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो योजना के महत्व क्या है? जो एसीसी की मांग है वो भारत में इस समय आयात के जरिए पूरी की जा रही है। ठीक है, तो एसीसी बैटरी भंडारण कार्यक्रम से आयात पर निर्भरता कम होगी। इस कार्यक्रम से इससे आत्मनिर्भर भारत को मदद मिलेगी। एसीसी बैटरी भंडार निर्माता का चयन जो है एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो बीड होती है ना, बीड में अपन जैसे पार्टिसिपेट करते हैं वैसे किया जाएगा। उसके चयन के बाद निर्मातक इकाई को 2 वर्ष के भीतर काम चालू करना होगा, 2 साल के अंदर। ठीक है, अगला भी जीएस पेपर 3 से है, डिजिटल वित्तीय समावेशन पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट। तो जो नीति आयोग है उन्होंने जो ये है कनेक्टेड स्मार्ट क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटल एक्सक्लूसिव भारत, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है जारी की है। तो यह रिपोर्ट जो भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसकी राह में आने वाली चुनौतियों की पहचान कर रही है। ठीक है, मतलब जो डिजिटलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी उसकी तरफ इसकी वो है। तो सबसे पहले चुनौतियाँ क्या है, मतलब अगर रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ की बात हो रही है ये। सबसे पहले डिजिटल अपवर्जन, मतलब जो डिजिटल है उसको छोड़ना एक तरह से। ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं वो दूर है अभी भी। तो उसके बाद डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में अज्ञानता होती है ना, जो बैंक में जैसे पैसा वगैरह आता है या कुछ भी अगर ऑनलाइन हो रहा है। तो व्यापक भ्रष्टाचार है, अपर्याप्त ग्रामीण बैंकिंग सुविधाएं हैं, असफल बैंकिंग प्रतिनिधि मॉडल है, जवाबदेही संबंधी मामले हैं। तो इसमें कुछ सिफारिशें भी हैं। तो जैसे एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं और जो बैंक हैं इसको एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, मतलब आपको जैसे पेमेंट जैसा हम कुछ भी ऑनलाइन बिजली का बिल ऑनलाइन पे कर देते हैं ना, पेमेंट्स जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसको मजबूत करना रूरल एरिया में। तो एमएसएमई को अवसर भुनाने में सक्षम करने के लिए जो पंजीयन है, अनुपालन प्रक्रिया है उसका डिजिटलीकरण करना और क्रेडिट स्रोतों में विविधता लाना। ठीक है, उसके बाद जो फ्रॉड रिपोजिटरी होती है, जैसे जो धोखाधड़ी होती है ना, ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है, तो उसके सहित सूचना साझाकरण प्रणाली का निर्माण और यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन डिजिटल जो फार्मर्स हैं प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के जोखिम से जो है प्रति सचेत करने के लिए एक चेतावनी भेजी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कृषि जो एनबीएफसीज है उनको कम लागत वाली जो पूंजी है उस तक पहुंच बनाने के लिए सक्षम करना और बेहतर दीर्घकालिक जो डिजिटल परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए एक जो फिजिटल है, फिजिटल क्या होता है, भौतिक प्लस डिजिटल, मतलब जैसे आप बिजली का बिल भरते हैं तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो ऑफलाइन भी होना चाहिए वही वहाँ पे। ठीक है, तो दोनों फिजिकल, इसे फिजिकल बोलते हैं, फिजिटल। ठीक है, इस मॉडल को विस्तार करना भू अभिलेखों को डिजिटल इस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, जैसे जो हम हैं हमारी जनरेशन कर लेती है ये सब, पर हमारे जो बड़े हैं मतलब माँ बाप हो गए या चाचा चाची जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अभी भी थोड़ा सा इतने ऑनलाइन डिजिटल नहीं हुए हैं ना, तो वो क्या प्रीफर करते हैं, फिजिकल, ये भौतिक जो फिजिकल होता है ना, तो ये सारे काम फिजिकल करने ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूनतम भीड़ भाड़ वाले जो शहर हैं उसमें आवागमन को सुलभ बनाने के लिए मौजूदा स्मार्टफोन और कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड है उसका लाभ उठाते हुए एक समावेशी इंटर ऑपरेटर और पूरी तरह से खुले सिस्टम, जैसे कि जो लंदन में ट्यूब है उसका निर्माण करना, मतलब जो ये एक तरह मेट्रो है जो कि अंडरग्राउंड है पूरी। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक से है इज़राइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो मैंने अभी एक वीडियो डाला भी था जो इज़राइल का आयरन डोम जो है, मतलब वो फायरिंग हो रही है वहाँ से हमास से और उनका जो है उनको निष्क्रिय कर दे रहा है। ठीक है, 20-22 सेकंड की वीडियो है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में दोनों पक्षों द्वारा हवाई हमले और रॉकेट हमले किए गए। ठीक है, इसमें जो गाजा पट्टी से दागे जाने वाले जो हमास ग्रुप है उन्होंने रॉकेटों को जो इजराइल पे दागा है उन्हें आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसके द्वारा बीच में ही रोक दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रॉकेट किसी अदृश्य ढाल से टकरा गए हो। ठीक है,
वीडियो में जैसे दिखाया जा रहा है, तो मतलब वो वहीं पे स्टार्ट हुए और बीच में ही अपने आप ही ख़त्म हो जा रहे हैं। तो इसे जो है लौह गुंबद अर्थात आयरन डोम वर्ष 2011 में तैनाती की गई एक कम दूरी की जो है सतह से हवा मतलब सतह से जो हवा में सुरक्षा करने वाली एक वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, यह प्रणाली जो रडार और तामिल इंटरसेप्टर मिसाइल है इससे लैस है, जो इजराइल पर हमला करने वाली मिसाइल या रॉकेट को ट्रैक करके बेअसर कर देती है। ठीक है, इसका उपयोग जो विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित कोई हवाई वाहन है, उसके साथ साथ कोई रॉकेट, तोपों और जो मोटार है, ठीक है, जो मोटार मतलब वो होते हैं ना जो उससे लॉन्च करते हैं, जो लॉन्चर होता है उससे मारते हैं ना, तो उस टाइप के जो भी होते हैं काउंटरिंग रॉकेट, आर्टिलरी, मोटार, सीरैम, इसके करने के लिए किया जाता है। इसकी सफलता रेट 90% से अधिक है, मतलब 90% से अधिक ये जो है सही जो है रोक देता है मिसाइल्स को। इसी कार्यविधि और प्रभाविकता। ठीक है, आयरन डोम में 3 मुख्य प्रणालियाँ होती हैं जो अपनी तैनाती क्षेत्र को सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा विभिन्न खतरों को संभालने के लिए एक साथ कार्य करती है। ये देखिए जो फिगर में दिखाया गया ना, ये ऐसे चला रहे हैं और यहाँ पे आके अपने आप ही ये ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसमें आने वाले किसी भी खतरे की सूचना देने और उसका पीछा करने के लिए एक रेडार और एक बैटल मैनेजमेंट वेपन कंट्रोल सिस्टम BMC होता है, एक मिसाइल फायरिंग यूनिट लगी होती है। ठीक है, तो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम दिन रात और सभी मौसम में कार्य करता है। ठीक है, अगर भारत के पास बात करें तो भारत के पास क्या है, तो इसके पास जो है S-400 प्रणाली है, जो रॉकेट मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल जो होती है उनके 3 खतरों से निपटने में सक्षम है, किंतु इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। S-400 प्रणाली की बात करें तो लगभग 300 से 400 किलोमीटर रेंज से दागी जाने वाली मिसाइल विमानों को ये मार गिराती है। ठीक है, इसके अलावा फिलहाल इस समय जो भारत है उसके पास कम दूरी की सतह से हवा में जो मार करने वाली है वो आकाश मिसाइल है, और एक रूसी प्रणाली पिकोरा ये भी है। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रीलिम्स फैक्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो ये हाल ही में जो भारत की शकुंतला हरक सिंह थिल स्टैंड, ठीक है, इनको मिला है। तो ये वैश्विक पौष्टिक विशेषज्ञ हैं, इनको जलीय कृषि और खाद्य परिसर हेतु समग्र पोषण संवेदनशील पद्धति विकसित करने संबंधी अभूतपूर्व अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये भारतीय मूल की हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में क्या है, विश्व खाद्य पुरस्कार जो है विश्व में भोजन गुणवत्ता और मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास करके संबंधी कार्य करने वाले व्यक्ति की विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने हेतु दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। उसके अलावा पुरस्कार के अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो पादप, पशु, मृदा विज्ञान, खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, पोषण, ग्रामीण विकास आदि सहित विश्व खाद्य आपूर्ति से संबंधित सभी क्षेत्र है। ठीक है, पात्रता या अर्हता या फिर एलिजिबिलिटी क्या है, यह पुरस्कार जितने भी निर्जातीय, धर्म, राष्ट्रीय, राजनीतिक मान्यता किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। पुरस्कार क्या है, $2.5 लाख। यह पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा। इस फाउंडेशन में लगभग 80 से अधिक कंपनियां और निजी व्यक्ति दानकर्ता के रूप में शामिल हैं। ठीक है, इस पुरस्कार की परिकल्पना जो है वैश्विक स्तर में अपने कार्यों के लिए 1970 में जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, इनके लिए हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके अलावा विश्व खाद्य पुरस्कार का गठन 1986 में किया गया था। इसके प्रायोजक कौन थे, जनरल फूड कॉरपोरेशन। इसे खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में कौन थे, MS स्वामीनाथन 87 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स एवं प्रसाविका डे, मिडवाइफ्स डे। ठीक है, नर्स तो आपको पता ही है, और मिडवाइफ्स भी वही होते हैं जो बच्चों की डिलीवरी वगैरह जो इसके लिए मतलब रखे जाते हैं ना हॉस्पिटल में, वो होते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय क्या था, नर्स ए वॉयलेट टू लीड ए विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ठीक है, ये इसका क्या था, विषय था। शुरुआत इसकी 1965 में ICN इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्स के द्वारा की गई थी, और यह दिवस जो प्रसिद्ध नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगल, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, नाइटिंगल, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल एक अंग्रेजी नर्स, समाज सुधारक और सांख्यिकविद थी। क्रीमिया युद्ध जो था उसके दौरान उन्होंने नर्सों के प्रबंधक और प्रशिक्षण के रूप में कार्य करते हुए प्रसिद्ध हासिल की, और वे आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक भी बन गई। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। उसके अलावा आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करें, घर में रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम तो प्रीलिम्स भी काफ़ी बाद में, तो अब थोड़ा बहुत मेंस पे भी अगर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। उसके साथ करंट अफेयर तो आपके चलते ही रहेंगे। ठीक है,
तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड आपका दिन क्या हो, शुभ हो।